सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। समय निरंतर गतिशील रहता है। हमारे लिए ये आवश्यक है कि समय की गति को पहचान कर हम भी उसके साथ गतिशील रहें, समय के सापेक्ष रहें। यही समय की मांग है, ज्ञान है और पहचान है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में सदैव सत्प्रयास करते रहना चाहिए और भूल को अपनी शत्रु के समान समझना चाहिए। हमें दूसरों की त्रुटियों या गलतियों से सीख लेनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए क्योंकि सकारात्मक सोच जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक है, साथ ही हमें प्रेरणा देती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। उद्यमो मित्रवद्ग्राह्यः प्रमादं शत्रुवत् त्यजेत्। उद्यमेन परा सिद्धिः प्रमादेन क्षयो भवेत्। उद्यम से परम सिद्धि मिलती है तथा प्रमाद से क्षय प्राप्त होता है। इसलिए उद्योग को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए और प्रमाद को शत्रु की तरह त्याग दिया जाना चाहिए। Highest rewards are achieved only through hard work, while laziness only yields degradation. Hence, one must embrace hard work like our dearest friend and shun laziness as our sworn enemy. हिंदू धर्म में तीर्थों का विशेष महत्व बताया गया है। कुंभ स्नान को विशेष महत्ता दी गई है। ये ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है तो उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और जीवन के दुख भी दूर हो जाते हैं। अगर बात की जाए संपूर्ण तीर्थों की तो उसमें विशेष स्थान है प्रयाग का। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं नीतीश भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कुंभ का महत्व और उसकी सांस्कृतिक मान्यता के बारे में। पूर्णता, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है कुंभ। एक पर्व ही नहीं, अनंत काल से चला आ रहा संस्कृति समागम है कुंभ। आस्था, विश्वास, सौहार्द और मिलनसारिता का पर्व है कुंभ। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गईं। ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता, तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए एकत्र होते हैं। प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष देखें तो यहाँ यज्ञों, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्ति भाव के गीतों,
आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रम, प्रार्थनाएं, धार्मिक सभाएं और अनेक वेदांत सिद्धांतों पर वाद विवाद एवं विमर्श प्रसिद्ध संत साधुओं के द्वारा किया जाता है। मानव मात्र का कल्याण, संपूर्ण विश्व में सभी मानव प्रजाति के मध्य वसुधैव कुटुंबकम के रूप में अच्छा संबंध बनाए रखने के साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान कुंभ का मूल तत्व और संदेश है। संगम वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। प्रयागराज में कुंभ शब्द कानों में पड़ते ही गंगा, यमुना एवं सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर चमक उठता है। पवित्र संगम स्थल पर विशाल जन सैलाब हिलोरे लेने लगता है और हृदय भक्ति भाव से विह्वल हो उठता है। श्री अखाड़ों के शाही स्नान से लेकर संत पंडालों में धार्मिक मंत्रोच्चार, ऋषियों द्वारा सत्य, ज्ञान एवं तत्व मीमांसा के उद्गार, मुग्धकारी संगीत, नादों का समवेत अनहद नाद, संगम से डुबकी से आप्लावित हृदय एवं अनेक देवस्थानों के दिव्य दर्शन प्रयागराज कुंभ में होते हैं। प्रयागराज का कुंभ मेला लगभग 50 दिनों तक संगम क्षेत्र के आसपास हजारों हेक्टेयर भूमि पर चलने के चलते विश्व के विशालतम अस्थायी शहर का रूप ले लेता है। समस्त क्रियाकलाप, सारी व्यवस्थाएं स्वतः ही चलने लगती हैं। आदिकाल से चली आ रही इस आयोजन की एक रूपता अपने आप में ही अद्वितीय है। सनातन काल से भारतीय जनमानस के रगों में बसी, उनके रक्त में प्रवाहित होती अगाध श्रद्धा एवं आस्था ही अमृत है। उनका अमर विश्वास ही प्रलय में अविनाशी अक्षयवट है। ज्ञान, वैराग्य एवं रीतियों का मिलन ही संगम है और आधार धर्म प्रयाग है। कुंभ भारत और विश्व के जनसामान्य को अविस्मरणीय काल तक आध्यात्मिक रूप से एकताबद्ध करता रहा है और भविष्य में ऐसा किया जाना जारी रहेगा। भारत की धरा पर मनाया जाने वाला यह आस्था का महापर्व मानवता की अमूल्य निधि के रूप में सदा ही जनमानस के हृदय में आलोकित होता रहेगा। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज़। धर्म और संस्कृति जीवन को संतुलित रखने में सहायक हैं, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता इससे बढ़ती है। अगर जीवन का संतुलन गड़बड़ा जाए तो कई समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। यदि जीवन शैली ठीक नहीं है, उसमें असंतुलन है, तो ये आपके वजन बढ़ने का कारण हो सकता है। मोटापा, जिसे एक आम समस्या माना जाता है और अधिकतर लोगों को ये लगता है कि हम मोटे हैं तो अच्छे नहीं दिखते, लेकिन इसके दुष्प्रभाव दिखने से या व्यक्तित्व से कहीं बढ़कर हैं, क्योंकि मोटापे की वजह से या वजन बढ़ने की वजह से कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं। मोटापे से कौन सी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है और किस तरह से वजन को नियंत्रित रखा जा सकता है, मोटापे को कम करने के लिए कौन से उपाय प्रभावशाली हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अलग अलग तरह का स्वादिष्ट भोजन खाना भले ही सभी को पसंद आए, लेकिन वसायुक्त आहार और तले हुए भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, साथ ही शारीरिक श्रम में कमी कारण बन सकती है वजन बढ़ने और मोटापे का। मोटापा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा एकत्रित होने लगती है, जिसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति मोटापे की किस श्रेणी में आता है वो उसके BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स से मापा जा सकता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 25 या उससे अधिक हो तो व्यक्ति को अधिक वजन, और BMI 30 या उससे अधिक होने पर मोटापे की श्रेणी में माना जाता है। मोटापा सिर्फ एक सौंदर्य समस्या ही नहीं, ये रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा देता है।
कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो मोटापा की वजह से हमारा अफेक्ट नहीं हो। हार्ट पे भी अफेक्ट है, लीवर पे भी अफेक्ट हो रहा है, सभी चीज़ों पे हो रहा है। और कुछ बीमारियां जो मुख्य रूप से हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और हार्ट की बीमारी है, हमें स्लीप एपनिया है, लीवर की प्रॉब्लम्स है, ऐसी सारी प्रॉब्लम भी हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही बढ़ जाती है हमारे जोड़ों की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, अब चलना फिरना कम हो जाता है और उसकी वजह से और मोटापा बढ़ता रहता है, क्योंकि हम खाना कंट्रोल नहीं करते। कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग की दवाइयां हैं जो यंग एज में लोग मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए लेते हैं, उनके भी दुष्प्रभाव आगे चल के ये होता है कि उनसे वजन बढ़ता है। आजकल न सिर्फ वयस्क बल्कि बच्चे और किशोर भी मोटापे से ग्रस्त हो रहे हैं। बचपन से मोटा होना चिंता का विषय है, क्योंकि मोटे बच्चे अधिकतर मोटे वयस्कों के रूप में विकसित होते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याएं घेर लेती हैं। लोगों के मोटे होने के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों की खान पान की गलत आदतें, अधिक मात्रा में खाना, वसायुक्त आहार का सेवन अधिक करना, शारीरिक श्रम न करना, शराब का सेवन, चय अपचय की दर कम होना, थायराइड और पीयूष ग्रंथि के विकार, हार्मोन का असंतुलन और कुछ दवाओं का प्रयोग मोटापे के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अधिक मात्रा में कैलोरी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन मोटापे को बढ़ाता है। स्नैक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक मीठा खाने के शौकीन, दूध कम पीने वाले और दूध से बने मीठे उत्पादों का सेवन करने से भी वजन बढ़ने लगता है। कई बार सक्रिय न होने से भी मोटापा बढ़ता है। खाने पीने में लापरवाही बरतना और पौष्टिक आहार की बजाय जंक फूड को अपनाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि मोटापे का जो मुख्य इलाज है वो अभी भी हमारा डाइट कंट्रोल और फिजिकल एक्टिविटी है। डाइट कंट्रोल यानी हमें खाने में फैट का इस्तेमाल कम करना है। हमें उन खाने में जैसे कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, भुजिया, पराठा, पूड़ी, अचार, ऐसे खाना जिनमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, घी तेल का, हमें उनसे बचना है। साथ में हमें फलों का इस्तेमाल बढ़ाना है, हमें फाइबर्स का बढ़ाना है, हमें सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है। और इसके साथ में हमें रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज वॉक करनी है। जो यंग एज में है वो दौड़ भी लगा सकते हैं और जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग वॉक करके भी अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप 45 मिनट या आधा घंटा रोज सुबह शाम वॉक शुरू करें, धीरे धीरे करके उस वॉक को बढ़ाएं ताकि आपका वजन कंट्रोल में रह सके। बहुत ही कम मरीजों में जिनको डॉक्टर्स की सलाह के बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने ये देख लिया है कि खाने और एक्सरसाइज से उनका वजन कम नहीं हो रहा है, उनको जो वजन कम करने की कुछ दवाइयां हैं वो भी दी जा सकती है। और उसके बाद एक पर्टिकुलर इंडिकेशन जो आ जाते हैं कि आपका वजन कम ही नहीं हो रहा है, आपका BMI ज़्यादा बढ़ गया, उस स्थिति में यह भी हो सकता है कि हम बैरेट्रिक सर्जरी के बारे में सोचें। मोटापे से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को वजन कम करने से रोका जा सकता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा मोटे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये मोटापा आपके लिए खतरा बन सकता है। अपनी जीवन शैली और आहार में परिवर्तन करें, नियमित व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन शैली के कारकों पर ध्यान दें, जिससे आपका वजन नियंत्रित रहे, बीमारियों का खतरा कम हो और आप स्वस्थ जीवन जी सकें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। यदि वजन जरूरत से ज्यादा हो या अधिक मोटा हो व्यक्ति, तो वो सिर्फ सुंदरता को कम नहीं करता, बल्कि उसे बताया जा सकता है कि अधिक मोटापा बीमारियों का प्रवेश द्वार है। मोटापे को कम करने के लिए शारीरिक सक्रियता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इसमें विशेष महत्व है योग का। योग प्रतिदिन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कई बीमारियों का खतरा कम होता है। ऐसे में अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं, तो कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए सहायक हो सकती हैं, आइए समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। कौन नहीं चाहता कि भाई हमारा वजन कम हो जाए, हम ज़रा अच्छे लगें। और सिर्फ अच्छे लगने या सुंदर लगने तक की बात नहीं है। ओबेसिटी एक ऐसा डीमन है जो अपने साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है। जब आपकी चर्बी बढ़ जाती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अनेक समस्याएं आ जाती हैं ओबेसिटी के साथ। लेकिन क्या हम अपने शरीर का वेट लॉस योगाभ्यास से कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं।
आज एक जनरल वेट लॉस की 2 प्रैक्टिसेस लेते हैं जो आपके वजन को घटाने में, ओवरऑल बॉडी के वजन को घटाने में काम करेगी। लेकिन वो जानने से पहले कुछ छोटे छोटे से टिप्स जरूर समझते जाइए। पहली चीज, अगर आप सचमुच ऑर्गेनिकली वजन घटाना चाहते हैं, शाम को 7 बजे के बाद कुछ मत खाइए, यानी 7 बजे तक डिनर कर लीजिए। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये कि एक सूत्र आता है कि हमको अपनी भूख से आधा भोजन करना है, यानी हमारा जो टमी है वो 1/4 पानी से भरना चाहिए, 1/4 जगह हमें हवा के लिए छोड़नी चाहिए और आधा पेट हमें भोजन करना चाहिए। पहला अभ्यास है विरेचन गति, जिसमें हम अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाते हैं और हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। निरापद प्रैक्टिस है। एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे, सांस भरते हुए हाथ उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस लाना। जब प्रेशर के साथ फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे, शरीर में गर्माहट आएगी, आपका फैट बर्न होगा और मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर से मन भी नियंत्रण में आएगा। कैसे करना है इसे देख लीजिए। ऐसा आप 50-50 के 4 राउंड्स कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है और आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप इसे जंप के साथ भी कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार। और फिर जब 50 बार हो जाए, पैरों को खोल लीजिए, 3 बार डीप ब्रीदिंग करना, फिर अगला राउंड शुरू कर दीजिए। ये आसान सा काम आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दूसरी चीज है हृद गति, जिसको हम सरल भाषा में इंजन दौड़ भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंजन चल रहा हो। तो उसके लिए हमने बायां हाथ मुट्ठी बना ली, बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ फोल्ड और दायां ही पैर फोल्ड। सांस भरते हुए हमें पोजीशन चेंज करनी है, यानी हमने सांस भरा, छोड़ते हुए पोजीशन चेंज कर दी, फिर दूसरी ओर। धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। ऐसा भी आप 50-50 के 2 राउंड से शुरू करिए, 4 तक ले जाइए, फिर शरीर को ढीला छोड़कर लंबा गहरा सांस लेना। ये 2 प्रैक्टिसेस अगर आप प्रतिदिन करते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप कम समय में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। फैट को गुड बाय कह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद। प्रतिदिन योग करने से न सिर्फ आप प्रसन्न चित्त रहेंगे बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और जब बात होती है मोटापा कम करने की, तो शारीरिक सक्रियता के साथ ये भी आवश्यक है कि इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं, यानी स्वाद के साथ साथ वो भोजन कितना संतुलित या कितना पौष्टिक है, इस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। NPS भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने NPS अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भूल यानी त्रुटियां हम सभी से होती हैं। भूल करना मनुष्य की प्रवृत्ति है और उसका ज्ञान कर उसको सुधार लेना प्रगति है।
संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका ज्ञान होना आवश्यक है और संस्कृत में बेहद महत्व है कि जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उनका शुद्ध उच्चारण करें। कई बार संस्कृत बोलते हुए हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। आज चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संयुक्ताकार अक्षरों और शब्दों का सही और उचित उच्चारण हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र से। तो आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमस्कारः। अभिनवायां संस्कृतपाठशालायां पुनरपि स्वागतम नारायणदत्तपक्षतः सर्वेषाम्। आप सभी को मालूम है कि संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से या स्वरूप की दृष्टि से हम संयुक्ताक्षरों के दो प्रकार देखते हैं। पहले प्रकार को हमने साधारण संयुक्ताक्षर के रूप में जान लिया है, तो इसी क्रम में आज बात करेंगे विशेष संयुक्ताक्षरों की। हम जानते ही हैं कि 2, 3, 4 या इससे अधिक व्यंजन वर्ण जब मिलते या संयुक्त होते हैं तब हम उन्हें साधारण रूप से संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हम देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर होने पर हमें उच्चारण की ओर अधिक ध्यान देना होता है, पर जब संयुक्ताक्षर होने पर उच्चारण में कुछ विशेष अंतर आ जाए, जैसा कि हम देखते हैं बल्कि सुनते हैं, तब हम उन संयुक्ताक्षरों को विशेष कह सकते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के शुद्ध स्वरूप या शुद्ध उच्चारण को हम ध्यान में रखें तो 2 संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण हम में से कई गलत कर बैठते हैं। कौन से हैं वे 2 संयुक्ताक्षर? आइए पहले यह जान लेते हैं और फिर जान लेंगे कि उनके उच्चारण में हम क्या कमी कर जाते हैं और क्या है समाधान या उनके शुद्धतम उच्चारण। 2 विशेष संयुक्ताक्षर हैं क्ष और ज्ञ। आज इन 2 विशेष संयुक्ताक्षरों में पहले संयुक्ताक्षर यानी क्ष पर कर लेते हैं चर्चा। पहले यह देखते हैं कि कैसे बना है यह विशेष संयुक्ताक्षर, यानी किन 2 वर्णों, अक्षरों या व्यंजनों के संयोग से बना है यह संयुक्ताक्षर। जी हाँ, उच्चारण की दृष्टि से विशेष पहला संयुक्ताक्षर है क्ष, जो बना है क और श के योग से। क और श मिलकर बनते हैं क्ष। अब क्रम है संयुक्ताक्षर से सज्जित शब्दों को रखने का, ताकि हम उनके उच्चारण को समझ सकें और शुद्धतर या शुद्धतम उच्चारण स्वयं भी कर सकें। आइए संयुक्ताक्षर क्ष से बने कुछ शब्द हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। शिक्षा, जो बना है श, ई, क, श और आ इन वर्णों के या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है क्षमा, जो बना है क, श, अ, म और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द है कक्षा, जो बना है क, अ, क, श और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। एक और शब्द देख लेते हैं क्षमता, जो बना है क, श, अ, म, अ, त और आ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ठीक इसी तरह एक और शब्द है सक्षम, जो बना है स, अ, क, श, अ, म और अ इन वर्णों या अक्षरों के संयोग से। ऐसे ही कई शब्द हैं समीक्षा, पर्यवेक्षक, समीक्षक आदि आदि। इन सभी उदाहरणों में क और श से बना हमारा विशेष संयुक्ताक्षर है क्ष, जिसका उच्चारण कुछ विशेष है, अर्थात 2 व्यंजन संयुक्त हुए और दोनों ही व्यंजनों के अपने अपने उच्चारण के साथ हमने प्रयोग किया, वैसा यहाँ नहीं होता। जैसे प और र के संयोग में हमें एक शब्द मिलता है प्र, और ये संयोग जो है वो कुछ अलग उच्चारण हम उसमें नहीं देखते, लेकिन जब यहाँ क और श को मिलाकर कुछ हम उच्चारण जब करते हैं तो कुछ अलग उच्चारण होता है, और यह संस्कृत में हम विशेष रूप से देखते हैं। सार रूप में क्ष इस संयुक्ताक्षर के उच्चारण में कुछ पारंपरिक भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, और कई बार ऐसे उच्चारणों को संस्कृत के उन शास्त्रों द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयास होता रहता है जहां मात्रा, अक्षर या वर्ण, पद आदियों के उच्चारण पर बहुत ही गंभीरता के साथ विचार किया गया है। और उन ग्रंथों में आरण्यक, प्रातिशाख्य तथा कई शिक्षा ग्रंथ सम्मिलित हैं। पर हम जानते हैं कि एक प्रसिद्ध सूक्ति है विद्या विवादाय धनम मदाय।
इसलिए कई बार इन्हीं ग्रंथों में कुछ अलग सिद्धांत भी मिलते हैं, या ऐसा न मिलने पर लोक प्रयोग को अधिक महत्व देने का तर्क रख दिया जाता है। ऐसे में इस उच्चारण की विशेषता को लोग अस्वीकृत भी करते हैं। ऐसे में केवल क्ष का उच्चारण भी लोग करते हैं, जैसे शिक्षा ऐसा कभी कहते हैं, सक्षम ऐसा भी कहते हैं। पर एक बात यह है कि लेखन में यानी लिपि में भी इस संयुक्ताक्षर को हम कुछ विशेष रूप में देखते हैं। तो ऐसे में इस संयुक्ताक्षर का उच्चारण क्ष या छ न कर, जैसे हम कभी कहते हैं कक्षा कक्षा को, तो ये न कर हम क्ष इस रूप में करें, कक्षा इस रूप में करें। यानी और भी कई शब्द हैं इस तरीके से, समीक्षा, परीक्षा, अक्षर, क्षरण, समीक्षक, पर्यवेक्षक, इन सभी शब्दों में हम क्ष इस संयुक्ताक्षर के शुद्ध उच्चारण का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करते हैं जहां क्ष का प्रचुर प्रयोग है। वह श्लोक है, शत्रून् शीघ्रं क्षपयति क्षमते सज्जनान् सदा भवादृशो न दृष्टोन्यो देवो दानिषु सक्षमः। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। तो आप भी संस्कृत का अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने से कुशलता आती है और कुशलता आने से बढ़ता है विश्वास। चाहे बात हो भाषा को सीखने की या फिर जीवन की। जीवन में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। बहुत बार लोग सपने तो देखते हैं लेकिन न ही उसके लिए विश्वास रखते हैं और न ही प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में कुछ पाने की आस तो रख, जीवन की कुछ इच्छाएं खास तो रख। तूफानी दरिया हो या जीवन की कठिनाइयां पार हो जाएंगी, तू स्वयं पे जरा विश्वास तो रख। तो अपना विश्वास कायम रखिए और ये ध्यान रखिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। परिणाम चाहे अभी ना मिले, लेकिन अपने प्रयास निरंतर करते रहिए, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।